हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। तो हिस्ट्री की आज आपकी दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी और जो हिस्ट्री के जो डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं, जैसे कि प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, उनके बारे में बात कर ली थी। ठीक है। हिस्टोरियोग्राफी में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि जब भी हम हिस्ट्री को लिखते हैं तो उसमें हम सिर्फ फैक्ट्स को कंसिडर नहीं करते। जो भी कोई इंसान है जो हिस्ट्री को लिख रहा है, उसके कुछ पर्सनल ओपिनियंस और बायसेस होते हैं, तो वो उसके अंदर उन फैक्ट्स को फिक्स करने की कोशिश करता है। ठीक है। तो जो हिस्ट्री लिखी जाती है, वो हिस्ट्री लिखे जाने में हमेशा कुछ बायसेस आ जाते हैं। ठीक है। तो इसके वजह से जो हिस्टोरियोग्राफी है, दिस इज कंसिडर्ड एज एन आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है? आर्ट ऑफ राइटिंग एंड हिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें हमने बात की कि हमारे पास बेसिकली इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं 4 तरह की हिस्टोरियोग्राफी होती है, और उसके बाद हमने देखा कि आजकल जो वोग में है, एक हिंदू हिस्टोरियोग्राफी के बारे में भी हमने थोड़ी सी बात की थी। फिर उसके बाद हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक बेसिक सी बात कर ली थी। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में एक बेसिक डिस्कशन कर लिया था कि हमने देखा कि कोई भी सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन से अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ कब बढ़ती है। आप कमेंट्स में बताएं कब बढ़ती है। हमने देखा कि जब किसी सिविलाइजेशन के पास एक सरप्लस हो जाता है, यानी कि वो इतना प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना उनके खुद के कंजम्पशन से ज़्यादा है। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बेसिकली प्रोडक्शन यानी कि एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व हैं वो उनका पेट भर पा रहे हैं। ठीक है। तो उस जब ये सिचुएशन आ जाती है, यानी कि जब हमारे पास सरप्लस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास हो जाता है, तो उसके बाद कोई भी सिविलाइजेशन है वो अर्बनाइजेशन के फेज की तरफ बढ़ती है। तो हमने क्या देखा था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन था। है ना? हमने ये चीज पिछली क्लास में देख ली थी। हमने ये देख लिया था कि कोई भी सिविलाइजेशन एक रूरल सिविलाइजेशन से अर्बन सिविलाइजेशन की तरफ कब बढ़ती है। ठीक है। अब हम आज की क्लास में बेसिकली सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करेंगे और इसके जो कुछ फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यानी कि IVC शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ और भी नाम है ना? इसको हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता। और ये हम क्यों बोलते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हड़प्पा है, हड़प्पा एक शहर है, हड़प्पा एक जगह का नाम है जो कि फिलहाल पाकिस्तान में है ना? और ये जो शहर है, इस सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पास बहुत सारे शहर हैं, और उनमें से जो शहर सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी उस शहर का नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है? रावी। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो शहर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हड़प्पा है, वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो आपका उत्तर होगा रावी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। और हड़प्पा ऐसा शहर है इस सभ्यता का जो कि सबसे पहले डिस्कवर किया था, और इसको डिस्कवर करने का श्रेय किसको जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। अब आपको एक बात समझनी होगी, किसी भी सभ्यता की कोई भी शहर है, कोई भी साइट है, उसके अंदर सिर्फ एक बार एक्सकेवेशन नहीं होता, यानी कि सिर्फ एक बार खुदाई नहीं होती है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इन्होंने सबसे पहले इस जगह की खुदाई की थी। ठीक है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोग आए और उन्होंने उस जगह की और ज्यादा एक्सटेंसिव एरिया में खुदाई की, वहां पर और ज्यादा रिसर्च की। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नाम है, जैसे कि जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, इन सब का आप नाम सुनेंगे।
तो आपके जो क्वेश्चन है, जैसे कि जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा आपके एग्जाम में, उसमें हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा जो शहर है उसकी खोज किसने की। तो उसमें हो सकता है आपका एक ऑप्शन हो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम आपके ऑप्शन में है तो आपको अलेक्जेंडर कनिंघम सेलेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, यानी कि एक भारतीय पुरातत्ववेता थे, जिन्होंने सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई में साथ दिया, वो थे हमारे पास दयाराम साहनी। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में हो सकता है आपके ऑप्शंस में अलेक्जेंडर कनिंघम हो या दयाराम साहनी हो। अगर अलेक्जेंडर कनिंघम है तो आपको यही सेलेक्ट करना है। आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जो हड़प्पा शहर था उसकी खुदाई किसने की थी, तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन अगर ये ऑप्शन में नहीं है और आपसे पूछा जाए, यही सवाल बिल्कुल पूछा जाए, तो आप अगर दयाराम साहनी ऑप्शन में है तो आप दयाराम साहनी टिक करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले भारतीय पुरातत्ववेता थे जिन्होंने की हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा शहर की सबसे पहले खुदाई की थी, ठीक है। अब एक बात समझने की है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज भारत के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्यों? देखिए, जो अंग्रेज थे वो भारत में आए, उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया, ठीक है। तो उन्होंने भारत को जब गुलाम बनाया तो अंग्रेजों की एक थ्योरी थी जिसको हम बोलते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन। व्हाइट मैन्स बर्डन, बर्डन मतलब बोझ। यानी कि अंग्रेज ये बोलते थे कि हमने भारत को जो गुलाम बनाया है वो अपने फायदे के लिए नहीं बनाया है, वो हमारे ऊपर एक तरह से बोझ है। यानी कि जो व्हाइट मैन है, व्हाइट मैन यानी कि आपने देखा होगा अंग्रेजों की जो स्किन कलर है वो इंडियन से व्हाइट है कंपैरेटिवली, है ना। तो जो व्हाइट मैन्स बर्डन है, इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों ने कहा कि जो भारत है उसको हम गुलाम अपने फायदे के लिए नहीं बना रहे हैं। हम जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं, यानी कि अनसिविलाइज्ड लोग हैं। अनसिविलाइज्ड मतलब उनके अंदर कोई एटिकेट्स नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, उनको सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता। तो हम इंडिया में इंडिया को गुलाम बनाने नहीं आए हैं। इंडिया, अफ्रीका या उस टाइम पे और भी जो कॉलोनाइजेशन का फेज चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि हम इन सभी जगह को गुलाम बनाने नहीं आए हैं, हम इन सभी को सिविलाइज्ड करने आए हैं, यानी कि इन सभी को सभ्य बनाने आए हैं। वो कहते थे कि जो भारतीय लोग हैं वो असभ्य हैं, उनको सभ्यता का ज्ञान नहीं है ना। लेकिन जब 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की एक सिस्टमेटिक तरीके से खुदाई की और उस पर रिसर्च की, तो उन्होंने बताया कि अंग्रेज आए उससे पहले, उससे कितना पहले, लगभग 4400 साल पहले, यानी कि अंग्रेज भारत में 200 साल पहले आए थे, हम मान लेते हैं, है ना। तो आज से लगभग 4600 साल पहले भी भारत, जो एक भारतीय सबकॉन्टिनेंट है जिसको हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हैं, उसमें एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी, यानी कि एक सभ्यता थी। जिस टाइम पर जो अंग्रेज लोग थे वो सिर्फ हंटर गैदरर, यानी कि जो सिर्फ मांस मछली, यानी कि सुबह जाते थे, फल फ्रूट तोड़ते थे, जानवरों को मारते थे और उसके बाद खा लेते थे। अंग्रेज जिस समय, यानी कि यूरोपियंस जिस समय इस फेज में चल रहे थे, उस समय पर भारत में आज से लगभग 4600 साल पहले, आज से लगभग 4600 साल पहले भी भारत में एक ऐसी सभ्यता थी जो कि बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। अंग्रेज जब जंगल में हिरणों का शिकार कर रहे थे, फल फ्रूट इकट्ठा कर रहे थे अपने भोजन के लिए, उस समय पर तो हमारा देश इतना ज्यादा डेवलप्ड था, हमारे देश में एक ऐसी सभ्यता थी जहां पर जो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप्ड थी, जहां पर शहरों का तक का विकास हो चुका था, यानी कि एक वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन इंडिया में एग्जिस्ट करती थी आज से 4600 साल पहले। और जब अंग्रेज आए उससे लगभग 4400 साल पहले भी इंडिया में एक ऐसी सिविलाइजेशन थी। तो इस सिविलाइजेशन की खोज से क्या हुआ, जो ये व्हाइट मैन्स बर्डन है, इस मिथ का, यानी कि इस झूठ का पर्दाफाश हो गया। लोगों ने बोला
कि आप लोग हमें सभ्यता सिखाने आए हैं, हमारे यहां पर तो सभ्यता 4400 साल पहले से है। तो इसकी वजह से भी जो भारत का राष्ट्रवाद है यानी कि इंडियन नेशनलिज्म है, उसको बहुत बड़ा फायदा मिला। ठीक है, अब हम जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक एक्सटेंट देख लेते हैं, यानी कि एक्सटेंट मतलब कहां से कहां तक ये सिविलाइजेशन फैली हुई है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट है। ठीक है, इस एक्सटेंट में हमारे पास क्या है, हड़प्पा। आप देख पा रहे हैं हड़प्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस शहर का सबसे पहले खोज हुई थी, है ना। और यह शहर किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत ही आम क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग बहुत ज्यादा रिपीटेटिवली भी ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, कि जो मोहनजोदारो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपका जवाब होगा इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी। ठीक है, फिर उसके बाद मेहरगढ़। इस शहर को आप मार्क कर लीजिए, मेहरगढ़। मेहरगढ़ की क्या विशेषता है, भारतीय जो सबकॉन्टिनेंट है यानी कि जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है उसमें सबसे पहले खेती के, यानी कि हमने देखा कि पहले इंसान हंटर गैदरर था, उसके बाद वो खेती की तरफ बढ़ा, और जब खेती में सरप्लस होने लगा तो वो शहरों की तरफ बढ़ा, है ना। डेवलपमेंट इसी तरीके से हुआ। आई एम सॉरी, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। तो जो मेहरगढ़ की जो विशेषता है, मेहरगढ़ की विशेषता क्या है कि ये वो जगह है जहां पर भारतीय सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले खेती के उदाहरण मिलते हैं। यानी कि खेती के जो अवशेष हैं वो सबसे पहले, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कहां मिलते हैं, तो वो मिलते हैं आपको मेहरगढ़ में। अब हमने समझा कि कोई भी सिविलाइजेशन अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण की तरफ कब बढ़ती है, जब उसके पास खेती में सरप्लस होने लग जाए, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहां पर सबसे पहले खेती के अवशेष मिले। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहां इस मैप में दिखा रखा है लोथल। लोथल क्या है, लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट है। लोथल को इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी बोला जाता है। यहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चीजें उत्पादित करती थी यानी कि जो चीजें प्रोड्यूस करती थी उनको एक्सपोर्ट करती थी। अब आप बोलेंगे कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन तो सबसे पुरानी सभ्यता है, इस टाइम पे और कोई सभ्यता थी नहीं, तो ये एक्सपोर्ट कर किसको रहे थे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आप एक बात समझिए कि यहां से एक्सपोर्ट क्यों हो रहा था, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है। आप देख पा रहे हैं समुद्र इसके पास में है ना। तो ये समुद्र के किनारे है और यहां से एक्सपोर्ट होता था। तो अगर एक्सपोर्ट होता था तो वो किस रास्ते से होता था, समुद्री रास्ते से। और समुद्री रास्ते से अगर एक्सपोर्ट होता था तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों को जो नाव बनाने की कला थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको नाव बनाने की कला भी आती थी। ठीक है, यहां से ये एक्सपोर्ट होता कहां था, है ना। अब ये ऑब्वियस सवाल है भाई, कहीं से कोई चीज जा रही है तो वो कहां जा रही है, ये आप पूछेंगे। तो यहां से जो चीजें जा रही थी वो उस टाइम पर कुछ और भी सिविलाइजेशन थी जिनका नाम है मेसोपोटामिया। आपने सुना होगा, जो फिलहाल कहां है, मेसोपोटामिया फिलहाल कहां है, कमेंट्स में जवाब दीजिए। मेसोपोटामिया फिलहाल कहां है, मेसोपोटामिया फिलहाल है इराक में। ठीक है, उसके बाद जो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट यानी कि मिस्र की सभ्यता, वहां पर इन जगहों पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो एक्सपोर्ट करते थे। और इस चीज के उदाहरण हमें कैसे मिले हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक्सपोर्ट करने के लिए सील्स का इस्तेमाल करते थे। सील यानी कि, अब सील का उदाहरण मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे आप सोचिए आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है, कभी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है तो वो जिस लिफाफे में होता है उसके ऊपर एक सील लगाई जाती है, यानी कि एक ठप्पा लगाया जाता है, और वो ठप्पा सिर्फ एग्जाम के दिन ही खोला जा सकता है। तो किसी चीज पर अगर सील लगी हो तो सील का मतलब ये होता है कि भाई वो वहां की ऑथेंटिक चीज है, ऑथेंटिसिटी प्रूव होती है सील से, है ना। तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया, इन दोनों जगहों पर जो सिंधु घाटी की सील्स हैं वो प्राप्त हुई हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो इजिप्ट और मेसोपोटामिया को अपनी चीजें एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है,
और अब हम क्या देख रहे थे, हम देख रहे थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब फैलाव, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका फैलाव कितना था, कहां से कहां तक था। ठीक है, तो आप समझिए कि नॉर्थ में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे प्रोमिनेंट साइट मिली है वो है मांडा, और ये कहां पर है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ईस्ट में यानी कि पूर्वी दिशा में जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट मिली है, ईस्टर्न मोस्ट साइट, उसको हम, उसका नाम है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, और ये कहां पर है, यूपी में, यानी कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है, यानी कि सबसे ज्यादा पश्चिम में जो साइट मिली है वो है तुक्ता गेंडोर। ये कहीं कहीं सुतका गेंडोर भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फिलहाल अभी कहां है, अफगानिस्तान में। ये जो सुतका गेंडोर साइट है ये अभी कहां है, अफगानिस्तान में। ठीक है, और जो सदर्न मोस्ट साइट है वो है दायमाबाद, और जो दायमाबाद साइट है वो कहां है, महाराष्ट्र में। ये जो चीज है ये आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लेनी है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर आपसे पूछा जाए कि उसका फैलाव कहां से कहां तक था, तो आप बोलेंगे कि उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद और पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर अफगानिस्तान में स्थित सुतका गेंडोर तक जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका फैलाव था। यानी कि आप देखिए यह सभ्यता कहां से कहां तक फैली हुई है, अफगानिस्तान से लेकर भारत तक, और पूर्व में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक। ठीक है, आप सोचिए कि कितना बड़ा एरिया इस सिविलाइजेशन ने कंट्रोल कर रखा था, है ना। अब आप पूछेंगे कि भाई हो सकता है जो दायमाबाद के लोग थे वो किसी और सभ्यता के हों, हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिंधु घाटी सभ्यता के ही लोग थे। ऑब्वियस क्वेश्चन है कि आप पूछेंगे कि भाई हो सकता है जो सुतका गेंडोर के लोग थे, यानी कि सुतका गेंडोर में जो सभ्यता थी वो आलमगीरपुर से अलग हो। हमें कैसे पता, हाउ डू वी नो कि ये दोनों सेम सभ्यता के फॉलो कर रहे थे, यानी कि सेम सभ्यता को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें पता चलता है वहां पर मिली हुई वस्तुओं से। ठीक है, यानी कि जो सील आपको अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर में प्राप्त हो रही है वही सील आपको आलमगीरपुर में भी प्राप्त हो रही है, और वही सील आपको मांडा में भी प्राप्त हो रही है, और वही सील आपको दायमाबाद में भी प्राप्त हो रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी कि ये जो लोग हैं ये किसी एक ही सेंट्रल अथॉरिटी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सभ्यता के कुछ फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट शहर है इस सभ्यता का वो है हड़प्पा, है ना। अब हड़प्पा कहां है, हड़प्पा फिलहाल पाकिस्तान में है, यानी कि आज की तारीख में हड़प्पा जो शहर है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा प्रश्न कि यह शहर कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो इसका जवाब है रावी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि हम बात कर रहे हैं कि कोई भी शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो इस चीज की क्या वैल्यू है। मतलब हमने देखा कि भाई मोहनजोदाड़ो है वो भी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है, तो जितने भी जो मेजर शहर हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे पर स्थित हैं। क्यों, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि भाई नदी के किनारे पर ही क्यों। देखिए इंसान का जो माइग्रेशन होता है, यानी कि ह्यूमन माइग्रेशन जो भी होता है पुराने टाइम में, आजकल तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी आ गई हैं, इस वजह से हमें ये चीज़ें फील नहीं होती। ठीक है, दिल्ली है, दिल्ली मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है ना। दिल्ली कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना, है ना। कोलकाता है, कोलकाता भी मध्यकालीन भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है, वो भी एक नदी के किनारे पर स्थित है। तो आप पूछेंगे कि जो शहर हैं वो नदी के किनारों पर ही क्यों डेवलप हो रहे हैं।
देखिए नदी के किनारों पर शहर इसलिए डेवलप हो रहे हैं क्योंकि ह्यूमन को जो एक सबसे ज्यादा बेसिक नीड होती है वो होती है वाटर, यानी कि पानी। और पानी भी कैसा कैसा, फ्रेश वाटर, है ना। इंसान को फ्रेश वाटर चाहिए पीने के लिए, खेतों में लगाने के लिए, जानवरों के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर काम के लिए इंसान को पानी चाहिए। आजकल हम ये पानी बड़े बड़े पंपों से और इन सब से सप्लाई कर पाते हैं, लेकिन पुराने टाइम पे सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि जो भी बड़ा शहर है उसको किसी नदी के किनारे पर बसाया जाए ताकि पानी की जो उस शहर की जरूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है। अब जो हड़प्पा जो शहर है इसकी खोज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे? आपको पता है कि भारत में जो रेलवे आया वो कब आया? 1850 से लेकर 1857 तक भारत में रेलवे का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। इसी टाइम पीरियड में एक इंसान थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। ये एक इंजीनियर थे, ठीक है, जिनको ये काम सौंपा गया था कि इंडिया में रेलवे का डेवलपमेंट आपको देखना है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान उस समय भारत का ही हिस्सा था, तो वहां पर जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस टाइम पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए, रेल की पटरियों के नीचे लगाने के लिए ईंटों की जरूरत थी। तो वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर खुदाई की और उनको वहां पर बहुत अच्छी पकी हुई गुड क्वालिटी ईंटें मिल गई। तो उन्होंने उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल वो रेलवे लाइन बिछाने के लिए कर दिया। ठीक है। लेकिन जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, इनके दिमाग में ये सवाल उठा कि ये ईंटें आ कहां से रही हैं। यानी कि भाई ईंटें भट्टे से आती हैं, यानी कि ईंटों को बनाने के लिए कोई जगह चाहिए। अब आप खुदाई कर रहे हो और वहां से ईंटें निकल रही हैं, तो आप ये सवाल आपके मन में नेचुरली आना चाहिए कि ये ईंटें आ क्यों रही हैं, यहां क्यों आई ये ईंटें, कहां से आई ये ईंटें। तो इन्होंने उस जगह की खुदाई की, और इन्होंने जब उस जगह की खुदाई की तो इनको वहां पर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड शहर मिला। ठीक है। इनको वहां पर एक बहुत ही वेल डेवलप्ड शहर मिला, और इसी शहर को आगे चल के कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसी शहर की खुदाई की, और जब इस शहर की खुदाई की तो वहां पर उनको एक पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले। ठीक है। और वो लोग कौन कौन थे? उनका नाम है जॉन मार्शल, और उसके बाद थे दयाराम साहनी। जो दयाराम साहनी हैं उनको जो हड़प्पा शहर है उसकी खोज करने का श्रेय दिया जाता है। और ये दयाराम साहनी ने जो एक्सकेवेशन किया था, ये कौन से साल में हुआ था? 1921 में। यानी कि 1921 के साल में दयाराम साहनी ने एक साइंटिफिक तरीके से हड़प्पा शहर की खुदाई की। यानी कि हड़प्पा शहर के जो अवशेष थे उनको एक साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करने का, पढ़ने का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को। ठीक है। अब हड़प्पा जो शहर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? वो इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का वो शहर है जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा शहर है देखा जाए तो। हड़प्पा सभ्यता में हम 5-6 बड़े शहरों की बात करते हैं, जिनमें से एक है मोहनजोदाड़ो, दूसरा है राखीगढ़ी, और हड़प्पा, और धोलावीरा, और लोथल, और कालीबंगन। इन शहरों की हम बेसिकली बात करते हैं। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता के बड़े बड़े शहर हैं। ठीक है। तो हड़प्पा जो है उसके अंदर जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है हड़प्पा में जो हुई, वो थी ग्रेनरीज की। अब ग्रेनरीज हैं, ग्रेनरीज क्या होती हैं? देखिए हमने बात की कि कोई भी शहर तभी डेवलप हो सकता है जब हमारे पास कुछ एग्रीकल्चरल सरप्लस हो, यानी कि हमारी जो खेती है वो इतनी डेवलप्ड हो कि वो सरप्लस का उत्पादन कर सकती है। ठीक है। तो जब वो सरप्लस का उत्पादन कर सकती है
तो उस सरप्लस को कहीं ना कहीं स्टोर भी किया जाएगा, है ना। आपके घरों में जब फसल काट ली जाती है तो उसके बाद गेहूं को कहीं ना कहीं स्टोर किया जाता है ना। जो एक्स्ट्रा गेहूं होता है, जो आपको साल भर के लिए इस्तेमाल करना है, जो अभी के लिए इस्तेमाल करना है उसको आप बोरी कट्टों में भर के रख सकते हैं, लेकिन जो साल भर के लिए इस्तेमाल करना है उसको आप टंकियों में और ऐसी जगह पर स्टोर करके रखते हैं ना। जैसे कि फिलहाल हमारे पास क्या है, एफसीआई है। एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एफसीआई क्या करता है, आपसे गेहूं खरीदता है, उसको स्टोर करता है और पूरे साल देश भर में बांटता है, ठीक है। तो इन ग्रेनरीज का काम यही था, और इन ग्रेनरीज में जो एक्सेस सरप्लस होता था सिविलाइजेशन का, उसको स्टोर किया जाता था। तो हड़प्पा शहर है, उससे जो सबसे महत्वपूर्ण खोज जो हुई है वो किस चीज की है, ग्रेनरीज की, ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि हड़प्पा शहर की सबसे महत्वपूर्ण साइट क्या है, तो वो है हमारी ग्रेनरीज, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट ग्रेनरीज, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरीज हमारे पास 8 हैं, जो कि रोज में है, यानी कि लाइंस में है, 4 एक लाइन में, 4 एक लाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगला इंपॉर्टेंट शहर है, जिसको हम कभी कभी मोहनजोदारो, और मोहनजोदारो जो शहर है उसको हम कहते हैं कि ये जो शहर है, आपने मूवी भी देखी हुई, ऋतिक रोशन की बहुत ही फेमस मूवी है मोहनजोदारो के ऊपर। तो जो मोहनजोदारो है उसको कहते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का कैपिटल सिटी था, यानी कि ये उसकी राजधानी थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, तो वो हमारे पास है मोहनजोदारो। और मोहनजोदारो की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है, वो दिया जाता है आर.डी. बनर्जी। इनका पूरा नाम क्या था, राखलदास बनर्जी। हमने पढ़ा कि हड़प्पा की खोज कौन से साल में हुई थी, 21 में। उससे जस्ट 2 साल बाद ही आर.डी. बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे इंपॉर्टेंट शहर है, जिसका नाम है मोहनजोदारो, उसकी खोज की कौन से साल में, 1923 में। और यह शहर कहां पर है फिलहाल, यह शहर भी फिलहाल पाकिस्तान में है। और ये जो सिटी है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, बताइए कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था मोहनजोदारो कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, इंडस। मोहनजोदारो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। अब इसको सबसे इंपॉर्टेंट शहर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये एरिया वाइज देखा जाए तो राखीगढ़ी को हम सबसे बड़ी साइट मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि अभी बहुत ही रिसेंट डिस्कवरी है। 2014 में हमें यह पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका जो सबसे बड़ा शहर है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां स्थित है, हिसार में, हरियाणा में, ठीक है। उससे पहले जो सबसे बड़ी साइट सिंधु घाटी सभ्यता की डिस्कवर की गई थी वो है मोहनजोदारो, ठीक है। अब इसको हम कैपिटल सिटी क्यों बोलते हैं, इसको हम कैपिटल सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां से हमें कुछ चीजें ऐसी मिली हैं जो कि हमें यह बताती हैं कि यहां पर जो रूलिंग क्लास है, यानी कि जो राज करने वाली क्लास है। अब सोचिए, मांडा में भी वही सील मिल रही है ना, दायमाबाद में भी वही सील मिल रही है, तो यानी कि कोई तो सेंट्रलाइज अथॉरिटी होनी चाहिए। आप सोचिए कि भारत एक देश नहीं होता, अगर भारत के बहुत सारे टुकड़े होते तो क्या कोलकाता में और अहमदाबाद में हमें सेम चीज मिलती, यानी कि 1 रुपये का सिक्का है। अगर भारत एक देश नहीं होता, भारत के बहुत सारे हिस्से होते, कोलकाता में एक अलग देश चल रहा है, बंगाल एक अलग देश है और गुजरात एक अलग देश है, उदाहरण के लिए आप समझिए, तो क्या आपको वही 1 रुपये का सिक्का अहमदाबाद में और कोलकाता में सेम मिलता, नहीं मिलता ना, अलग अलग मिलता। तो हम ये मानते हैं कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी द्वारा एडमिनिस्टर करी जा रही थी। क्यों करी जा रही थी, क्योंकि हमें मांडा में जो सील्स प्राप्त हुई और दायमाबाद में जो सील्स प्राप्त हुई और आलमगीरपुर में जो सील्स प्राप्त हुई और सुतका गेंडोर में जो सील्स प्राप्त हुई वो सब सेम है, यानी कि इतने एरिया में हमें जितनी भी सील्स प्राप्त हुई वो सब सेम है, यानी कि किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी द्वारा यहां पर राज किया जा रहा था, ठीक है। अब हम मोहनजोदारो को इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल मानते हैं। क्यों मानते हैं,
क्योंकि यहां से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कल्पचर मिला है। स्कल्पचर मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूर्ति मिली है जिसको हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग। प्रीस्ट किंग यानी कि हमें प्रीस्ट किंग की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। और आपसे एग्जाम में अगर ये सवाल पूछा जाए कि जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति है वो हमें कहां से मिली है, तो वो हमें मिली है मोहनजोदारो से। ठीक है, अब मैं आपको ये मूर्ति एक बार दिखाना चाहूंगा। प्रीस्ट किंग, ये देखिए, ये जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति है ये हमें कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो से। और मोहनजोदारो एक नाम है। मोहनजोदारो का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है माउंड ऑफ डेड, यानी कि हमें यहां से बहुत सारे मृत कंकाल भी मिले हैं। माउंड ऑफ डेड का मतलब मृत लोगों की एक, माउंड का मतलब होता है कि जैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, कोई टीला होता है, मृत का टीला, मृतकों का टीला, वो बोला जाता है मोहनजोदारो को। जो मोहनजोदारो है उसका हिंदी भाषा में मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए लोगों का एक टीला। और वो कहाँ है, मोहनजोदारो, जो अभी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। वहां से हमें एक मूर्ति मिली है जो कि ये मूर्ति है। और जो ये मूर्ति है, इस मूर्ति को हम बोलते हैं प्रीस्ट किंग। अब आप देखिए कि हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है, हमें कोई लिखित एविडेंस नहीं मिला है, अभी तक कोई लिखित सबूत नहीं मिला है कि जो प्रीस्ट किंग है वही वहां पर राज करता था। लेकिन आप देखिए कि इसने जो कपड़े पहन रखे हैं वो कितने वेल डेवलप्ड हैं, यानी कि कपड़ों पर चित्रकारी भी की गई है, कलाकारी भी की गई है। इसकी जो दाढ़ी है वो कितनी अच्छे तरीके से डेवलप्ड है, यानी कि कितने अच्छे तरीके से उसको रखा गया है। आप सोचिए अगर कोई अनसिविलाइज्ड लोग होते, यानी असभ्य लोग होते, तो क्या वो इस तरह का पहनावा, इस तरह के वस्त्र आभूषण पहन सकते थे? नहीं पहन सकते थे। तो इससे हमें पता चलता है, इससे हम ये मानते हैं कि जो मोहनजोदारो है, यानी कि मोहनजोदारो है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो था वो एक राजधानी थी। ठीक है, और यहां पर हमें एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिली है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट बाथ। अब ये ग्रेट बाथ क्या है, देखिए, हिंदू जो धर्म है उसमें जो स्नान है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। स्नान है उसका हमारे हर रिचुअल में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है। ठीक है, तो जो ये ग्रेट बाथ है ये एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके आसपास ऐसी जगहें बनी हुई हैं जहां पर वस्त्र चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि कपड़े चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि छोटे छोटे एनक्लेव्स बने हुए हैं जहां पर कपड़े चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि इस ग्रेट बाथ का क्या यूज था, है ना, क्योंकि कोई लिखित एविडेंस तो मिला नहीं है। हमें सिर्फ ग्रेट बाथ मिला है, हमें एक बहुत बड़ा तालाब मिला है और उसके आसपास ऐसी जगहें हैं जहां पर कपड़े चेंज किए जा सकते हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं, इतिहासवेत्ता हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि जो ये ग्रेट बाथ है ना, इसका एक रिचुअल पर्पस था। रिचुअल पर्पस मतलब जब कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान होता था तो इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि यहां पर शहर के लोग आते थे, यानी कि बड़े बड़े जो लोग हैं, शहर के इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, वो बड़े बड़े अनुष्ठानों के समय पर ग्रेट बाथ में स्नान करते थे, यानी कि उस तालाब में स्नान करते थे। तो जैसे कुंभ का मेला होता है, उदाहरण के लिए समझिए, कुंभ के मेले में आप स्नान करने क्यों जाते हैं? क्योंकि उस पानी से आप समझते हैं कि उस पानी से आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आप पवित्र हो जाएंगे, है ना। वैसे ही जो ग्रेट बाथ है, यह माना जाता है कि उस समय पर, सिंधु घाटी सभ्यता के समय पर, जो ग्रेट बाथ है उसमें स्नान करने से लोगों के पाप धुल जाते थे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो मोहनजोदारो है वहां से हमारी जो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें प्राप्त हुई वो क्या क्या है, प्रीस्ट किंग की मूर्ति और दूसरा ग्रेट बाथ।
आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्रीस्ट किंग की मूर्ति है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदारो से। ग्रेट बात है, वो कौन से शहर में स्थित है, मोहनजोदारो में स्थित है। वहीं हमने पिछले उसमें हड़प्पा देखा था, हड़प्पा से हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज प्राप्त हुई है जो मैं आपको बताना भूल गया था, जिसको हम बोलते हैं डांसिंग गर्ल। अब ये जो डांसिंग गर्ल है ये एक ब्रोंज की मूर्ति है जो कि त्रिभंग मुद्रा में है। त्रिभंग मुद्रा मतलब, भंग हम किसको बोलते हैं, जो भारतीय नाट्य शास्त्र है उसके अंदर भंग बोला जाता है ब्रेक्स को, बॉडी में ब्रेक्स को, है ना। जब हम डांस करते हैं तो डांसिंग के कुछ पोस्चर्स होते हैं और उसी में एक मुद्रा होती है जिसको हम बोलते हैं त्रिभंग। मैं आपको दिखा देता हूं ये फोटो भी सर्च करके, है ना। ये देखिए, आप इस लड़की को देख पा रहे हैं, ये एक स्टैचू है, यानी कि एक मूर्ति है, और ये हमें कहां से प्राप्त हुई, माफी चाहूंगा मैंने बताया हड़प्पा से प्राप्त हुई, लेकिन ये मोहनजोदारो से ही प्राप्त हुई है, यानी कि मोहनजोदारो में ही हमें ये मूर्ति मिली है। और इसका जो पोस्चर है वो त्रिभंग है, यानी कि इसकी शरीर में 3 भंग है, पहला भंग, दूसरा भंग और तीसरा भंग, ठीक है। यानी कि इसमें 3 जगह पर से ये मूर्ति मुड़ी हुई है। नाट्य शास्त्र में ये जो पोस्चर होता है इसको त्रिभंग बोलते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभंग मुद्रा में हमें एक डांसिंग गर्ल की स्टैचू प्राप्त हुई है, और ये कौन सी मेटल से बनी हुई है, ब्रोंज। ब्रोंज यानी कि कांसा। आपने सुना होगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको एक ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग थे उन्होंने कांसा प्राप्त करने की कला सीख ली थी, ठीक है। अब जो ब्रोंज है, ब्रोंज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो ब्रोंज है, ब्रोंज एक अलॉय होता है, अलॉय यानी कि मिश्र धातु। किस किस धातु की मिश्र धातु होती है ये, कॉपर, और दूसरा हमारे पास होता है टिन, यानी टिन और कॉपर की एक मिश्र धातु होती है जो कि ब्रोंज होती है। अब आप सोचिए कि यह सभ्यता इतनी ज्यादा डेवलप्ड थी कि इन्होंने मिश्र धातु तक बनाने की कला सीख ली थी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा डेवलप्ड थी। और आपको यह चीज ध्यान रखनी है कि इस सिविलाइजेशन को आयरन, यानी कि जो लोहा है, लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। इसीलिए हम इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन बोलते हैं, है ना। अब आयरन की इंपॉर्टेंस क्या है, जो आजकल हम जितने भी सिविलाइजेशन देख रहे हैं वो आयरन बेस्ड है, यानी कि हमारे आजकल के जितने भी औद्योगिक इक्विपमेंट्स वगैरह जो बनते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, आयरन पर बेस्ड होते हैं, है ना। लेकिन जो पुरानी सभ्यताएं थी उनको आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, यानी कि लोहे के बारे में उनको जानकारी नहीं थी, तो उनको हम बोलते हैं ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, यानी कि उनको ब्रोंज के बारे में जानकारी थी लेकिन लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है। और जो ब्रोंज होता है वो क्या 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 होता है, कॉपर और टिन का एक अलॉय होता है। तो कॉपर और टिन का एक अलॉय था जिसकी मदद, जिससे ये मूर्ति बनी हुई हमें मिली है, और इस मूर्ति को हम क्या बोलते हैं, डांसिंग गर्ल, और ये हमें कहां से प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो से, ठीक है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमें कहां से प्राप्त हुई है डांसिंग गर्ल की स्टैचू, मोहनजोदारो से। ठीक है, और ये कौन सी मेटल से बनी हुई है, ब्रोंज से। समझ गए ये बात आप। तो आज की क्लास में हमने बात की मोहनजोदारो और हड़प्पा के बारे में डिटेल में थोड़ी सी। अब आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें हम लोथल, कालीबंगन और इन सब शहरों के बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आज मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं एक छोटी क्लास ले रहा हूँ। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।